हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और यस, आज का हमारा नया चैप्टर है एंड द चैप्टर इज़ प्लांट किंगडम, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जहाँ पे हमने टॉपिक को छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में हम 3 किंगडम पढ़ ले रहे हैं और 2 अलग अलग किंगडम्स के लिए हमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पढ़ना पड़ेगा। तो यस, आइए प्लांट किंगडम की बात करते हैं। अगर आप याद रखें तो प्रीवियस चैप्टर में वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर। लास्ट अगर आपको याद है तो हमने आपको विटेकर क्लासिफिकेशन की बात करी थी और विटेकर क्लासिफिकेशन 1969 में आया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था बच्चों, और इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमालिया एंड प्लांटी, ये 5 किंगडम थे। हमने आपको मोनेरा पढ़ा दिया, हमने आपको प्रोटिस्टा पढ़ा दिया, फंजाई भी पढ़ा दिया। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन किंगडम प्लांटी, पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। हम इस चैप्टर में आपसे किंगडम प्लांटी के बारे में बात करेंगे, जिसे जनरली पॉपुलरली लॉन्ग स्केल पे हम प्लांट किंगडम नाम देते हैं। इस चैप्टर में हमें पूरा प्लांट का डिस्क्रिप्शन करना है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं व्हाट इज प्लांटी किंगडम या व्हाट इज प्लांट किंगडम। ओके, याद रखिएगा, वी मस्ट स्ट्रेस हियर that our understanding of the plant kingdom had changed over time। हमारा प्लांट किंगडम की समझ समय के साथ बदलती रही, जैसे कि फंजाई एंड मेंबर ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांटी। फंजाई के पास सेल वॉल है, मोनेरा के पास भी सेल वॉल है, प्रोटिस्टा में भी कुछ मेंबर में है और कुछ में नहीं है, बट है। तो आज चूंकि इनके पास सेल वॉल है, इसके बावजूद भी हम इन्हें किंगडम प्लांटी से बाहर कर चुके हैं। दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन सेम किंगडम। पहले जो क्लासिफिकेशंस हुए थे उसमें फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा को इसी किंगडम में रखा गया था, याद रखिएगा, बट नाउ एक्सक्लूडेड। सो द साइनोबैक्टीरिया, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट आर रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कहते हैं नॉट एल्गी एनीमोर, ये किसी भी सूरत में एल्गी नहीं है, यानी याद रखिएगा ये एल्गी नहीं है, इट इज नॉट एल्गी। ओके, तो ये पूछेंगे आप, सर ये क्या है? ये किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। नाम से लग रहा था कि बीजीए जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये संबंध रखेगा प्लांटी किंगडम से, बट इसने पूरी तरीके से एक्सक्लूड कर लिया अपने आप को, एंड नाउ साइनोबैक्टीरिया आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस। तो साइनोबैक्टीरिया एक एल्गी नहीं है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, फिर भी ये एल्गी नहीं है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे आपसे एल्गी, ब्रायोफाइटा की बात करेंगे, टेरिडोफाइटा की बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे और एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। बच्चों याद रखिएगा, किंगडम प्लांटी में हमें इन्हीं 5 लोगों के बारे में आपसे डिस्कशन करना है। प्लांट्स में इन्हीं 5 के बारे में, एल्गी के बारे में बात करनी है, उसके बाद ब्रायो के बारे में बात करनी है, देन टेरिडो के बारे में बात करनी है, देन जिम्नो के बारे में बात करनी है, एंड देन एंजियोस्पर्म के बारे में बात करनी है। ये 5 पार्ट में हम लोग डिटेल में इसकी बात आपसे करेंगे। ओके, तो यस, आगे बात करते हैं। लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंसेस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन को समझने के लिए थोड़ी सी बात यहाँ पे करेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है कि द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा उसी को आपको बताया जाएगा। अर्लीस्ट सिस्टम यानी शुरुआत का जो पुराना वाला है एकदम स्टार्टिंग में, यूज्ड ओनली ग्रास सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जो शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन हुए उसमें बाहर के सुपरफिशियल शारीरिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखा गया, जैसे कि हैबिटेट, उनका आवास क्या है, कलर कैसा है, नंबर कितना है, या पत्तियों का शेप कैसा है। शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन हुए इट इज बेस्ड ऑन, प्रिंसिपली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ओके,
they are mainly based on, that's a very very important point, mainly based on vegetative character. किस पे बेस्ड हैं? vegetative character पे. ORR अथवा एंडोशियम स्ट्रक्चर. अगर आप लीनियस की क्लासिफिकेशन की याद करें, दिस सिस्टम वाज गिवन बाय लीनियस, और इस सिस्टम को नाम देते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम. भैया याद रखिएगा, ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम आपका है, इस आर्टिफिशियल सिस्टम है, इसका जो आधार था, बेस था, यानी जिस आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया, दिस इज द वेजिटेटिव करेक्टर ORR अथवा एंडोशियम. इसकी डिटेलिंग नहीं है आपके सिलेबस में, फिर भी ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस. लीनियस साहब ने ये क्लासिफिकेशन दिया था और ये बेस्ड था वेजिटेटिव और एंडोशियम के ऊपर. यानी जो एंडोशियम होता है और जो वेजिटेटिव करेक्टर हैं, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर हैं, हैबिटेट हैं, हैबिट हैं, कलर हैं, नंबर हैं, शेप ऑफ लीव्स हैं, इन पे बेस्ड था. दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी सेपरेट कर लिया गया कैरेक्टर के आधार पे. आल्सो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज. आर्टिफिशियल सिस्टम में चूंकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी था और वेजिटेटिव कैरेक्टर भी था, दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया. ये बात आपको अच्छे से समझनी है, दोनों को क्या दिया गया? इक्वल वेटेज दिया गया. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. आर्टिफिशियल सिस्टम जो आपका है, जो लीनियस साहब ने दिया था, इसमें इक्वल वेटेज दिया गया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों को. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस, ये एक्सेप्टेबल नहीं था. क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं ये मोर इजिली इफेक्टेड हो जाते हैं एनवायरनमेंट से. 3-4 सवाल यहाँ पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है. पहला, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था? तो वो ग्रॉस सुपरफिशियल है, टोटल ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड था, जिसमें आप हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीफ कुछ भी ले सकते हैं. दे आर मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड एंडोशियम स्ट्रक्चर एज वेल. आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया और उन्होंने साफ तौर पे वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल किया. यानी कि लैंगिक और अलैंगिक दोनों कह लीजिए, आप सिर्फ सेक्सुअल कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर कह लीजिए, दोनों को बराबर मात्रा में इंपॉर्टेंस दी. और ये एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि आप भी जानते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं ये बहुत जल्दी ये एक्सपोज होते हैं और बहुत जल्दी ये चेंज हो जाते हैं, एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं. लेकिन जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, ये आपको मालूम होगा, ये कंजर्वेटिव होता है. कैसा होता है? ये संरक्षित रहता है, जल्दी बदलता नहीं है. एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके जस्ट अपोजिट बात कर रहे हैं, डेवलप विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी. इसके खिलाफ अगर हम बात करें तो नेचुरल क्लास, इसके जस्ट अपोजिट बात करें, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था, जिसको बेंथम एंड हुकर साहब ने दिया था, वो नेचुरल एफिनिटी पे बेस्ड था. एमंग द ऑर्गेनिज्म, यानी नेचुरल एफिनिटी एमंग द ऑर्गेनिज्म एंड नेचुरल एफिनिटी, जो नेचुरल एफिनिटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, एमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर. और उसमें क्या कंसीडर किया गया? जो आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये किस पे बेस्ड था? तो इट इज बेस्ड ऑन नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर, नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर जो कि पीछे किया गया था, एक्सटर्नल फीचर, बट आल्सो इंटरनल फीचर. जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जैसे कि एनाटॉमी, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी, यानी उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा है, उनकी फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, प्लांट के जो केमिकल्स हैं उनके बारे में बात करी. तो यस, एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर को भी कंसिडर किया, जिसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर आएगा, जिसमें एनाटॉमी आएगी. अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब एकदम सूक्ष्म तरीके से अगर डिटेल में देखा जाए क्या क्या दिखेगा, उन सारी चीज़ों को स्टडी किया. एनाटॉमी, उनके अंदर का क्या केमिकल कंपोजिशन है, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या क्या प्रेजेंट है, उसके बारे में भी देखेंगे. एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और फाइटोकेमिस्ट्री एज वेल. सच क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम
एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, यानी जेडी हुकर सॉरी, एंड जॉर्ज यानी जी बेंथम। ये आप नाम याद रखिएगा। तो सवाल 2 यहां से और बनता है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टर दोनों पे बेस्ड है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। किस पे? एक्सटर्नल फीचर पे भी और इंटरनल फीचर पे भी। जबकि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किससे बेस्ड है? एंडोशियम पे बेस्ड है और वेजिटेटिव कैरेक्टर पे बेस्ड है। बात समझ रहे हैं? आइए इन बातों को मार्क करते हैं। अब आइए अगला, एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो कि इवोल्यूशन पे बेस्ड है। फाइलोजेनेटिक फाइलोज यानी वर्ड जो है ये इवोल्यूशन से ही आता है, विकास से आता है, जैव विकास जिसे आप बोलते हैं ना। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, जो कि आज के डेट में स्वागत योग्य है। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा। इस लाइन का बड़ा खूबसूरत मतलब था। इस लाइन का मतलब था कि इसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो सेम टेक्सा से बिलोंग करता है हैव ए कॉमन एंसेस्टर। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में बताया गया कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है और ढेर सारे ऑर्गेनिज्म में ही एक्सेप्टेड है। 2 क्लासिफिकेशन हुआ, पहले आर्टिफिशियल, उसके बाद नेचुरल और अब फाइलोजेनेटिक। तो वो किससे बेस्ड था आपको याद हो गया होगा। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। वहां पे पीछे वाला नेचुरल, वो नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था और उसके पीछे वाला आर्टिफिशियल जो था वो एंडोशियम एज वेल एज वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो यहां पे हमने बात करी कि, और स्पष्ट यहाँ पे कहा भी गया कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को ऐसे रखा जाएगा, सेम टेक्सा में तब रखा जाएगा। मान लीजिए एक एक्स टेक्सा है, इसमें तब रखा जाएगा जब उनकी एंसेस्ट्री कॉमन हो, यानी उनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक ही जगह से हुआ हो। वी नाउ यूज, अच्छा इसमें हमने कुछ नाम नोट कर रखे हैं। एंगलर फ्रंटल क्लासिफिकेशन, हचिंसन का क्लासिफिकेशन एंड तख्ताजन का क्लासिफिकेशन। ये डिटेल में तो नहीं है बट नाम याद रखिएगा। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्स टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। ब्रांचेज ऑफ टेक्सोनॉमी की हम बात करने एक्चुअल में जा रहे हैं। दिस बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। अब हम कुछ ऐसी बातों को पढ़ने जा रहे हैं कि जहां पे हमारे पास जीवाश्म का अगर कोई सपोर्ट ना हो फिर भी ये काम करेगा। कौन सा? नंबर 1 न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, नंबर 2 साइटोटेक्सोनॉमी और नंबर 3 कीमोटेक्सोनॉमी। मैचिंग का सवाल यहाँ पे खूब बनता है। एक आपका है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है सर? विच इज नाउ इजली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर का इस्तेमाल करके करते हैं। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यहाँ पे उन सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स। यहाँ पे सारे कैरेक्टर को एक नंबर या और कोड असाइन कर देते हैं, एक कोड दे देते हैं। एंड द डाटा आर देन प्रोसेस। उसके बाद उस डाटा की प्रोसेसिंग होती है, यानी हर कैरेक्टर को एक नंबर या एक कोड दे दिया जाता है। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन टू इक्वल इंपॉर्टेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक कैरेक्टर को यहां पे इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। यानी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, उन सारे कैरेक्टर्स की स्टडी, यानी ऑल कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे और हर कैरेक्टर को एक नंबर या एक कोड असाइन कर देंगे, ठीक है ना। और प्रत्येक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दी जाएगी, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। एंड द सेम टाइम, और एक समय में हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसीडर। 100 से ज्यादा कैरेक्टर्स की स्टडी करी जा सकती है। सेम टाइम में 100 से ज्यादा कैरेक्टर्स की स्टडी करी जा सकती है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, पहली बात। दूसरी, जिसमें नंबर और कोड असाइन किया जाता है, प्रत्येक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दी जाती है और एट द सेम टाइम 100 से ज्यादा कैरेक्टर्स की स्टडी करते हुए क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। दूसरा, साइटोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये किससे बेस्ड है?
साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे। सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उस पे बेस्ड है। कैसे? किसी सेल के अंदर कैसे, ये बात को समझना है सर। जैसे पहला, क्रोमोसोम का नंबर। क्रोमोसोम का नंबर क्या है? क्रोमोसोम नंबर क्या है? दूसरा, उसका स्ट्रक्चर क्या है? तीसरा, उसका बिहेवियर क्या है? और इन बातों को स्टडी करते हैं, यानी बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। तो दिस इज द साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, व्हाट इज साइटोटैक्सोनॉमी? इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये हमें लगता है कि गलत नहीं होगा, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन तो आप सही कर लेंगे, लेकिन कौन सी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन? क्रोमोसोम का नंबर, उनका स्ट्रक्चर, उनका बिहेवियर, दिस इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। एंड थर्ड इज कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी, व्हाट इज कीमोटैक्सोनॉमी? दैट इज यूज्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये क्या है? दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स of the plant to resolve confusion are also used by taxonomists these days। यानी कि कीमोटैक्सोनॉमी में हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी कीमोटैक्सोनॉमी में हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का इस्तेमाल करेंगे प्लांट की कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए। सारी बातें हो गई सर। आप सबसे पहले हमने आपसे कहा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फिर हमने आपसे कहा नेचुरल क्लासिफिकेशन, फिर हमने आपसे कहा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फिर हमने टैक्सोनॉमी की थोड़ी सी बात करी जिसमें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, उसके बाद हमने आपसे कहा साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद कीमोटैक्सोनॉमी जिसमें केमिकल्स की बात कर रहे हैं, उसमें प्रोटीन क्या है, उसका डीएनए कैसा है, प्रोटीन कंटेंट, आरएनए, इन बातों पे आप ओवरऑल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की स्टडी करें तो दिस कॉल्ड कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आइए, आगे बात करते हैं। इसमें हम प्लांट की शुरुआत हम करें उसके पहले आपके बारे में आपको थोड़ा सा प्लांट के बारे में बता दें। देखिए, प्लांट जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक क्रिप्टोगैमस, एक फेनरोगैमस। डिटेलिंग एनसीईआरटी में नहीं दी है। क्रिप्टोगैमस क्या होते हैं? जिसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे नो सीड, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन नहीं है। एक आपके पास होता है थैलोफाइटा, एक आपके पास होता है ब्रायोफाइटा, और एक आपके पास होता है टेरिडोफाइटा, और एक है आपके पास फेनरोगैमस जहाँ पे सीडेड प्लांट है, यहाँ पे सीड अब बनेगा, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है ना? अब अगर बात करें थैलोफाइटा में, तो थैलोफाइटा की बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, इसीलिए इनकी बॉडी को थैलस कहा जाता है। क्या कहते हैं? थैलस बॉडी। थैलस बॉडी वो होती है यहाँ पे रूट, स्टेम और लीफ, ना तो रूट स्टेम लीफ होता है ना उनके जैसा कुछ होता है। दिस इज कॉल्ड, ये जो थैलोफाइट्स हैं ये एल्गी कहलाते हैं। बात आती है ब्रायोफाइटा की सर, और बात आती है टेरिडोफाइटा की। इनकी बॉडी थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड होती है। ब्रायो की तो, टेरिडो की थोड़ा ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है, ब्रायो की थोड़ी डिफरेंशिएटेड होती है। यहाँ पे रूट स्टेम तो लीफ तो नहीं होता, लेकिन उनके जैसी संरचना आपको मिल जाती है, राइजोम वगैरह आपको, राइजोइड वगैरह मिल जाते हैं, है ना? तो एक बात तो यहाँ पे होगी, प्लांट बॉडी थोड़ा डिफरेंशिएटेड है, जबकि आगे जो फेनरोगैम्स है उसमें तो बढ़िया से डिफरेंशिएटेड है, तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएटेड है। टेरिडोफाइट्स में आपको रूट स्टेम लीफ मिल जाते हैं, यहाँ पे रूट स्टेम और लीफ मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे एक बेहतरीन सवाल आता है कि वैस्कुलर टिश्यू यहाँ पे एब्सेंट होता है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। पहली बार कोई प्लांट मिला है जहां पे वैस्कुलर टिश्यू मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम एक रखा गया है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। कभी कभी ये सवाल आ जाता है, इसीलिए मैं ये सब आपको पढ़ा रहा हूं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स तीन प्रकार के हुए, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। थैलोफाइटा एल्गी, ब्रायोफाइटा वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, रूट स्टेम लाइफ संरचना आपको मिल जाएगी। टेरिडोफाइटा में प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट्स होती है, मतलब प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट रहेगी रूट स्टेम लीफ में, और यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू आपको मिलेगा। अब आती है बात वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स की।
तो किसको बोलते हैं? टेरिडोफाइट को बोलते हैं। नेक्स्ट फेनरोगैम्स, सीडेड प्लांट्स होते हैं। इसमें एक आपके पास है जिम्नोस्पर्म और एक आपके पास है एंजियोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें सीड नेकेड होती है, इसमें एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे साइकस स्पाइनस। एंजियोस्पर्म ये सीडेड प्लांट्स होते हैं सर, इनमें प्लांट में सीड होता है। और ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं, वन इज द डाइकॉट और सेकंड इज द मोनोकॉट। जो डाइकॉट होता है इसमें दो कॉटिलेडन होते हैं और जो मोनोकॉट होते हैं इनमें एक कॉटिलेडन होता है। ज्यादा एडवांस मोनोकॉट होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इतनी बात जब आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद एक एक करके आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए। और अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर आपसे पूरे कॉन्सेप्ट की बात करी जाए तो आपको यहां से एक बात तो समझ में आ जाती है। और क्या समझ में आया जल्दी से बताइए जरा। बात सिर्फ ये समझ में आती है कि जो प्लांट्स हैं बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वन इज द क्रिप्टोगैम्स एंड सेकंड इज द फेनरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फेनरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। दोनों बातें खत्म हो गई। चलिए अब बात आती है एल्गी की। तो एल्गी की शुरुआत करते हैं यहां से, ठीक है ना। दिस इज एल्गी। एल्गी की स्टडी को, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ एल्गी टेक्स प्लेस नोन एज फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी अगर की बात करें तो फ्रिश साहब हैं, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी की अगर बात करें तो दिस इज कॉल्ड M.O.P. आयंगर। कौन है? M.O.P. आयंगर साहब हैं फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। अब बात आती है सर एल्गी की। एल्गी आर क्लोरोफिल वेयरिंग, यानी एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है। प्लांट की बात करें तो थोड़ा हरा कलर ले लिया जाए, लगेगा कि प्लांट पढ़ रहे हैं। तो क्लोरोफिल वेयरिंग स्ट्रक्चर है ये। इनकी बॉडी सिंपल होती है, थायलॉइड होती है, रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होगी, और ऑटोट्रॉफिक होती है। चूंकि क्लोरोफिल है तो ऑटोट्रॉफिक हमें लगता है कहना कोई बहुत गलत नहीं होगा, ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। लार्जली एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली ये पानी में पाए जाते हैं। और पानी कौन सा? बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर, यानी कि पानी में पाए जाएंगे। एल्गी वैसे पानी के लिए मशहूर भी होता है, और खारे पानी में और नॉर्मल पानी में दोनों में पाए जाएंगे। दे अकर्स इन ए वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, ये और भी जगह आपको मिल जाएंगे, जैसे मॉइस्ट स्टोन, पत्थर ऐसा जो थोड़ा सा मॉइस्ट वाला वहां भी मिल जाएगा। जमीन पे भी आपको मिल जाएंगे, ये लकड़ी के ऊपर भी मिल जाएंगे। इवन सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन। आपको पता है कि कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो एसोसिएशन में पाए जाते हैं, जैसे ये एसोसिएशन में पाए जाते हैं जिसमें ये फंजाई के साथ पाए जाएंगे, दिस इज कॉल्ड लाइकेन। और इनका एक और एसोसिएशन है, ये एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं, एनिमल के साथ भी इनका एसोसिएशन होता है ऑन स्लॉथवेयर। ये दो एसोसिएशन इनका है, यानी फ्रीली तो पाए ही जाएंगे, इनका एसोसिएशन भी है। तो एनिमल के साथ भी पाए जाएंगे और फंजाई के साथ भी पाए जाएंगे। जब फंजाई के साथ पाए जाते हैं तो इसे लाइकेन कहते हैं, और ये एक प्रकार की सिम्बियोसिस है। ये एक प्रकार का सिम्बियोसिस है जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आइए। अगर आप बात करें एल्गी की, द फॉर्म एंड साइज, अगर इनके साइज पे आप जाएंगे, इनके प्रारूप पे जाएंगे तो हाईली वेरिएबल, बहुत वेरी करते हैं, बहुत वेरी करते हैं। इनका जो साइज है, इनका जो फॉर्म है और इनकी जो साइज है, दिस इज हाईली वेरिएबल। ये बहुत वेरी करती है सर, हाईली वेरिएबल। कैसे? रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स। इनमें आपको क्या मिल सकता है? इनमें आपको कॉलोनियल एल्गी मिल सकता है। कॉलोनियल एल्गी कौन सा होगा सर? कॉलोनियल एल्गी आपके पास होता है वॉल बॉक्स। कह रहे फिलामेंटस फॉर्म भी मिल जाएगी, एकदम लंबी सी बड़ी सी। तो फिलामेंटस फॉर्म की अगर आप बात करेंगे सर, फिलामेंटस फॉर्म्स कौन सी होगी? यूलोथ्रिक्स मिल जाएगा आपको, और स्पायरोगैरा मिल जाएगा। ये आपके फिलामेंटस बॉडी होती है इनके, ठीक है ना। हो गया। तो ये इनकी जो साइज है वो काफी वेरी करती है, हाईली वेरिएबल है सर, हाईली वेरिएबल है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वेरी करती है। कॉलोनियल है वॉल बॉक्स में, और फिलामेंटस है यूलोथ्रिक्स में और स्पायरोगैरा में। इफ यू ऑफ मेराइन फॉर्म, कुछ मेराइन फॉर्म्स की हम अगर बात करें, सच एज कैल्प फॉर्म्स मैसिव प्लांट बॉडी, बहुत ही बड़ी
बॉडी आपको मिलेगी कैल्प्स की, मैसिव प्लांट बॉडी, ह्यूज, काफ़ी बड़ी बॉडी होती है। आप गूगल पे सर्च कर लो, आपको आराम से मिल जाएगा, काफ़ी बड़ी साइज होती है। तो ये तो बात हो गई हाईली वेरिएबल की। अब आइए थोड़ी और बात करें एल्गी की। अगर हम बात करें तो एल्गी रिप्रोड्यूस बाय, दैट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। चूंकि हम फंजाई में आपको पढ़ा चुके हैं इसलिए यहाँ पे उतनी मेहनत नहीं करनी है, आपको बस समझना है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव प्रोडक्शन बहुत बार बता चुका हूं, जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है सर, ये किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन से होगा। किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है सर? अगर बॉडी, मान लीजिए कोई प्लांट बॉडी है और ये कई पार्ट में टूट जाए, तो जितने पार्ट में टूटेगी उतना नया प्लांट बन जाएगा। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए थैलस, ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। यानी वेजिटेटिव प्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन में। जितने फ्रेगमेंट बनेंगे वो सारे फ्रेगमेंट थैलस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, मोस्ट कॉमन बीइंग द जूस्पोर। देखिए एप्लानोस्पोर भी हो सकता है, हिप्नोस्पोर भी हो सकता है, बट आपको मोस्ट कॉमन याद रखना है, मोस्ट कॉमन इज द जूस्पोर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एसेक्सुअल किससे होगा, तो एसेक्सुअल मेनली जूस्पोर से होता है। जूस्पोर, मान लीजिए ये संरचना है जूस्पोर मेनली, और यही फिर दे आर द फ्लैजेलेटेड मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। इनमें फ्लैजेला होता है, ये जो जूस्पोर होते हैं इनमें फ्लैजेला होता है, ये मोटाइल होते हैं और यही जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स बना लेते हैं। ठीक है ना, न्यू प्लांट्स बना लेते हैं। तो दो बातें हो गई, पहला आपका हो गया वेजिटेटिव प्रोडक्शन, इट इज ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन। सेकंड आपका हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज ड्यू टू जूस्पोर, मेनली बाय जूस्पोर। और भी होते हैं इनमें, और भी स्पोर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर बनते हैं। आप इसमें एप्लानोस्पोर, आप स्पोरेंजियोस्पोर भी कह सकते हैं, बट जूस्पोर इज मोस्ट कॉमन। अगला सवाल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट। हम आपको पीछे ये बात पढ़ा चुके हैं कि जब भी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो गैमेट्स फ्यूज करते हैं सर। क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। गैमेट क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। दो गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है ना। तो यस, अच्छा, फर्टिलाइजेशन जब होगा तभी आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ओके, तो यस दीज गैमीट्स। अब सवाल बहुत बनता है सर यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे टू गैमीट्स हैं, अगर ये दोनों गैमीट्स फ्यूज करेंगे, संलयन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब अगला सवाल, द गैमीट कैन बी फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, दिस इज कॉल्ड यूलोथ्रिक्स। हो सकता है ये गैमीट जो हों ये फ्लैजेलेटेड हों एंड सिमिलर इन साइज के हों, सिमिलर इन साइज हों। जब ये सिमिलर इन साइज के होंगे तो ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलता है यूलोथ्रिक्स में। क्या मिलता है? यूलोथ्रिक्स में। एंड नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं बट सिमिलर इन साइज, दिस इज कॉल्ड स्पायरोगायरा। बात को अच्छे से समझना हमारा, जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, यस, दिस इज कॉल्ड आइसोगैमस। क्या बोलेंगे आप इनको? आइसोगैमस। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आइसोगैमस। आइसोगैमस क्या होता है? जल्दी बताएं, आइसोगैमस क्या होता है? आइसोगैमस में दो केस, यानी कि सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज। इसमें दो केस बनेगा, दोनों केस मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लें, एक बार फिर से बता देता हूं। यहां पे फ्लैजेलेटेड होंगे और यहां पे नॉन फ्लैजेलेटेड होंगे। ओके, यहां पे आप देखें दोनों गैमीट, मान लीजिए बेटा आप इसे सिमिलर ही मानना, ठीक है, और यहां पे दोनों गैमीट नॉन मोटाइल है। नॉन फ्लैजेलेटेड अगर आप कहें, इट मींस यहां पे ये मोटाइल होंगे और यहां पे ये नॉन मोटाइल होंगे। दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए,
एग्जाम्पल इनका यूलोथ्रिक्स और इनका एग्जाम्पल स्पायरोगैरा। क्लियर ना? यस, दिस इज आइसोगैमस टाइप, जहां पे दोनों गैमीट्स सेम शेप एंड साइज के होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे बात करते हैं इसमें। अगला आपका है फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज। अगर दोनों गैमीट डिसिमिलर इन साइज में हैं तो इसे क्या बोलते हैं? एनाइसोगैमस। एग्जाम्पल यूडोराइना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नया अपडेटेड है, आप इसे जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है यूडोराइना। एंड फ्यूजन ऑफ बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म्ड एज oogamous। तो मैं दोनों आपको फिर से बता दूं। यस, एक आपके पास है एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस। जो आपका एनाइसोगैमस है, इसमें बहुत साफ शब्दों में एनसीईआरटी ने लिखा है कि यहां पे डिफरेंट इन साइज के हैं, डिफरेंट इन साइज के हैं। और एग्जाम्पल इनका क्या बोला? यूडोराइना। ठीक है ना? मिल गया यूडोराइना। और दूसरा अगर हम आपसे बात करें, अगला वाला, इसको मैं यहीं बना के आपको दिखा देता हूं, पूरा स्ट्रक्चर गायब कर देता हूं। तो वन इज यूडोराइना डिसिमिलर इन साइज एंड सेकेंड इज oogamous। oogamous में क्या होता है? जो आपका फीमेल है, वो फीमेल गैमीट है, वो लार्ज है, और जबकि जो छोटा सा यस स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट, दिस इज कॉल्ड oogamous। और ये एग्जांपल है वॉलबॉक्स का और फ्यूकस का। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, प्लीज प्लीज मेंटेन इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बॉस, चलो आगे बात करते हैं। मैं आपको यहां पे दिखा दूं कि ये जो कॉलोनी है, दिस इज कॉल्ड कॉलोनियल एल्गा। क्या है ये? कॉलोनियल एल्गा। एंड दिस इज द वॉल बॉक्स। अभी दोबारा वापस आऊंगा इस पे, वॉल बॉक्स। ठीक है ना? चलो, और ये क्या है, जरा इसको भी लिख लो, यूलोथ्रिक्स। चलिए वापस आइए, इधर देखिएगा। तो पूरा आपका रिप्रोडक्शन वाली बात जो है हमारी, वो पूरी हो गई। अब थोड़ी सी बात और कि इसके एक्चुअल में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस क्या हैं, उनको भी समझते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है सर? एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन ए वैरायटी ऑफ वेज। कई तरीके से इंसान के लिए बेनिफिटेड है। कौन? एल्गी। कई तरीके से बेनिफिट है, तो उन सारे बेनिफिट्स को पढ़ना है सर, तभी तो मजा आएगा ना। यस, एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, एटलीस्ट यूजफुल क्या है? यूजफुल यूजेस क्या है इनके? तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अगर हम कहें एटलीस्ट ए हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस, आधी यानी 50% जो टोटल फोटोसिंथेसिस है या कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है, मतलब क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण 50% के आसपास। ये कौन करता है? बोलो जल्दी से, कौन करता है ये? यस, इट इज डन बाय एल्गी। लेकिन यहां पे एक सवाल आपको और याद रखना है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन वो कौन है? डायटम्स। कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो यस, एटलीस्ट half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. चूंकि ये याद रखिएगा, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये एनवायरमेंट में डीओ बढ़ा देते हैं। डीओ मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन। भाई एनवायरमेंट में बीइंग फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट। समझ पा रहे ना? तुरंत बढ़ा देंगे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन। दे आर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, दे आर पैरामाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म्स द बेसिक ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल। ये मेन सोर्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं एनर्जी का, इसलिए भोजन की साइकिल एक्वाटिक एनिमल्स में चलती रहती है। आपको मालूम है कि अगर ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो डेफिनेटली इट फॉर्म्स फूड एंड विच प्रोवाइड एनर्जी and maintain the cycle, food cycle of the aquatic animal. Okay,
यस, मैनी स्पीसीज ऑफ, नाम मार्क करें, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड शारगासम are among the 70 species of the marine algae used as food. Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी जिसको भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें पोरिफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम भी है। अगला सवाल, अगला इंपॉर्टेंस, अभी तक ऊपर पहला पॉइंट था, हमने आपको बताया, फर्स्ट पॉइंट आपसे मैंने एक्सप्लेन किया कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरी बात हमने कहा फोटोसिंथेसिस करके ये ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं। तीसरी बात हमने कहा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन उपलब्ध कराते हैं और साइकिल मेंटेन रहती है। एग्जाम्पल में एक जगह दिखा भी दिया कि लेमिनेरिया, सार्गासम, पोरफायरा और कुछ लोगों का इस्तेमाल फूड के रूप में हो रहा है। ये चौथा पॉइंट था यूज में। पांचवा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन पॉइंट पांचवा, सर्टेन मेराइन ब्राउन एल्गी, सर्टेन कुछ, एंड रेड एल्गी कुछ, सर्टेन मतलब सब नहीं, कुछ, प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। बेटा हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं जिनमें वाटर को रिटेन करने की क्षमता होती है, जिनमें पानी को रोकने की क्षमता होती है। दिस इज कॉल्ड, एग्जाम्पल के तौर पे एल्जिन। एल्जिन जो आपका है, जैसे ए के बाद क्या आता है? ए के बाद आता है बी, ठीक है, अच्छी बात है, और सी के बाद एकदम छोटी सी बात कर रहा हूं बच्चों वाली, और सी के बाद डी आता है, कोई बात नहीं। तो एल्जिन जो पाया जाएगा ये मिलेगा आपको ब्राउन एल्गी में, याद रखना, हमेशा गलत मत करना। या इसे किसी किसी किताब में एल्जिनिक एसिड भी कहते हैं, लिखा हुआ मिल जाएगा एल्जिनिक एसिड, कहीं कहीं पे आपको इसे एल्जिनिक एसिड के रूप में भी आपने इसे देखा होगा, ठीक है बॉस। तो यस, एल्गिन हो गया, एंड कैरागिन जिसे रेड एल्गी कहते हैं। तो याद रखिएगा कुछ फिक्स हैं, सर्टेन मेराइन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? जो वाटर को रिटेन करने की क्षमता रखते हैं, जैसे एल्जिन ब्राउन एल्गी एंड कैरागिन रेड एल्गी, विच आर यूज्ड एज कॉमर्शियली, जिसका इस्तेमाल कॉमर्शियल प्रोडक्शन यानी कॉमर्शियल लेवल पे किया जाता है। तो सवाल इंपॉर्टेंट है सर, एल्जिनिक एसिड फॉर्म्ड बाय ब्राउन एल्गी, obtained by brown algae, and carrageen again is a hydrocolloids obtained from red algae। तो भैया याद रख लीजिएगा ये बात। दूसरा, कैरागिनिक एसिड भी कहते हैं कैरागिन को, और एल्जिन को एल्जिनिक एसिड कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये तो हो गया हमारा पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट हमारा क्या हुआ? अगार। अगार दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा बच्चा नहीं सवाल गलत करेगा। अगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अगार एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये भी हाइड्रोकोलाइड है सर, आपको मालूम होगा मैक्सिमम इम्बाइवेशनल कैपेसिटी अगार में होती है। ये सवाल जब इम्बाइवेशन पढ़ते तो वहां पढ़ाया जाता है, मैक्सिमम पानी को एड्जॉर्ब करने की क्षमता अगार में होती है। तो अगार इज द केमिकल सब्सटेंस, केमिकल कमर्शियल प्रोडक्ट है ये, जो जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के रेड एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है। और सुनिएगा इसी में, यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। तो agar, one of the commercial product obtained from Geranium and Gracilaria, are used to grow microbes in the preparation of ice cream and jelly। आइसक्रीम और जेली के फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है अगार का। पूरी बात खत्म हुई। अब दोबारा बात आती है क्लोरेला की, ये हमारा 7 नंबर का पॉइंट हुआ। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गा है, एक कोशिका का एल्गी है जो कि प्रोटीन रिच होता है और यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। स्पेस ट्रैवलर के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सुनिए साथ ही साथ, इसका इस्तेमाल फूड के लिए और ऑक्सीजन के लिए किया जाता है, भोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए किया जाता है। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। एल्गी को 3 मेन क्लास में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, बेस्ड ऑन देयर pigments। One is the chlorophyce, second is the phaeophyce and third is the rhodophyce। पहले हम इसके आपको एग्जाम्पल को दिखा देंगे, फिर इनकी थियरी पे आएंगे। तो आइए एग्जाम्पल आपको दिखा दें। ये जो दोनों एल्गी हैं, वन इज द वॉलबॉक्स एंड सेकेंड इज द यूलोथ्रिक्स। इनको जरूर पहचान लें, आइडेंटिफाई कर लें, ये एग्जाम में सीधे आ सकता है आपके नीट में, ठीक है ना। ये इनकी डॉटर कॉलोनी है जो अंदर आपको दिख रही है, और जो बाहर वाली है ये पेरेंट कॉलोनी है, ये यूलोथ्रिक्स है। दूसरा, ये आपके ब्राउन एल्गी हैं सर। कौन सा है? ब्राउन एल्गी हैं।
ब्राउन एल्गी के भी नाम आपको जो है एटलीस्ट पता होने चाहिए, कौन कौन से हैं। ये आपका कौन सा है, दिस इज कॉल्ड लेमिनेरिया। अगला बताइए, दिस इज कॉल्ड फ्यूकस। अगला बताइए, दिस इज कॉल्ड डिक्टियोटा। तो लेमिनेरिया हो गया, फ्यूकस हो गया और डिक्टियोटा हो गया। यहां पे आप देखिए एयर ब्लैडर प्रेजेंट है यहां पे, दिस इज कॉल्ड फ्यूकस। फ्रॉन्ड जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, सिमिलर टू लीफ। स्टाइप सिमिलर टू स्टॉक या स्टेम कह लीजिए या ब्रांच कह लीजिए। और होल्ड फास्ट सिमिलर टू रूट। अटैच इन द किसमें, सॉरी हेल्प इन अटैचमेंट, किसमें मदद करेगा, ये भी अटैचमेंट में मदद करेगा। तो ये एक एडिशनल सवाल हमने आपको बताया जिससे आपको याद रखना है। एयर ब्लैडर किसमें प्रेजेंट है स्पेसिफिक फंक्शन आपको नहीं याद करना, बस जानते रहिएगा। एयर ब्लैडर प्रेजेंट इन फ्यूकस। कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो नहीं है, नहीं है, चलो गुड, ये एग्जाम्पल पहचान लीजिएगा। इसके बाद का डायग्राम, ये वाला किसका है, ये भी पी है और ये भी पी है। ये पॉलीसाइफोनिया है और ये पोरफायरा है। ये वाला कौन सा है, पोरफायरा है। और ये वाला क्या है, पॉलीसाइफोनिया है सर, क्या है, पॉलीसाइफोनिया है ये, चलेगा। और ये इनकी ब्रांचेस हैं और ये इनका मेन एक्सिस है, जरूर पहचानना। बिल्कुल, मान लीजिए ए करके पूछ ले और ये बी करके पूछ ले, तो ये इनकी ब्रांचेस हैं और ये इनकी मेन एक्सिस है। ऐसा लग रहा है कि प्लांट जैसा बनने जा रहा है कुछ, जबकि प्लांट है नहीं है सच। और फ्रंट जो होता है ये क्या होता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। फोटो लीफ लाइक मैं बोल रहा हूं तो प्लीज आप डिफरेंशिएट मत कर देना, बस लीफ लाइक भी नहीं बोलना चाहता हूं मैं, अपने शब्द वापस लेता हूं। फ्रॉन्ड बस फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इतना कहना चाहता हूं। लीफ लाइक भी मैं नहीं कहूंगा, नहीं तो कल को आप गलत कर दोगे कुछ और, है ना। तो यहां पे लीफ लाइक जैसी कोई संरचना नहीं है। अब आइए क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को जनरली हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी। हम उसी कलर का इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके का एल्गी होगा। द मेंबर ऑफ द क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। यहां पे जो क्लोरोफिल है सर, वो क्लोरोफिल आपका ए एंड बी होता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। द प्लांट बॉडी में भी, अब पीछे हमने सारे करेक्टर पढ़ा दिए, यहां बस बोलते चले जाना है। यूनिसेलर, एक कोशिका का हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है और फिलामेंटस हो सकता है। तो यूनिसेलर में हमने किसका नाम लिया था अभी, क्लोरेला का नाम लिया। कॉलोनियल में हमने किसका नाम लिया, वॉलबॉक्स का नाम लिया। और फिलामेंटस में किसका नाम लिया हमने, यूरोथ्रिक्स का नाम लिया, या फिर आप स्पायरोगारा की बात कर सकते हैं। तो फिलामेंटस में आप चाहे तो नोट कर सकते हैं यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगारा। कॉलोनियल में आप चाहें तो वॉलबॉक्स का नाम लिख लें। यूनिसेलर में आप चाहें तो क्लोरेला का नाम लिख लें, ठीक है ना। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, कैसा कलर इनका, ग्रास ग्रीन, प्लीज मार्क करें। ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किस वजह से, क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट की वजह से। द पिगमेंट आर लोकलाइज इन द डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट। इनमें जो पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको मिलेंगे। इनका जो क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है इट इज वेरिएबल, जैसे डिस्क लाइक, डिस्क्वाइडल, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप लाइक। कप लाइक बड़ा पूछा गया है सर। कप लाइक जो होता है इट इज प्रेजेंट इन क्लेमाइडोमोनास, कई बार एग्जाम में आया है। कप लाइक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन क्लेमाइडोमोनास। स्पाइरल या रिबन शेप, ये भी बहुत पूछा गया है, ये भी मैं आपको नोट कर देता हूं। जो देखिए आइडिया है कि यूडोगोनियम, रेटिकुलेट, बट नो नीड टू लर्न। जो बस सिंपल जो सवाल प्रीवियस एग्जाम में आए उन्हीं पे बात करनी, ग्रेजुएशन लेवल की कोई बात यहां नहीं करनी। तो क्लोरोप्लास्ट वेरिएबल होता है इनका। स्पाइरल या रिबन शेप जो होगा ये होगा, आप मिलेगा आपको स्पायरोगायरा में। कहां मिलेगा, स्पायरोगायरा, फीते के जैसा, या स्पाइरल। मोस्ट ऑफ द मेंबर, मार्क करिएगा, मोस्ट ऑफ द मेंबर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अगर आप ढेर सारे मेंबर की बात करें तो मोस्ट ऑफ मेंबर जो इनके होते हैं इसमें एक या एक से ज्यादा, मार्क करिएगा, एक या एक से ज्यादा आप एक की बात करें या एक से ज्यादा, आपके पास स्टोरेज बॉडीज यहां मिलेंगी। एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडीज मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरोनोइड्स। इन्हें क्या बोलते हैं, पायरोनोइड्स कहते हैं। पायरोनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट।
पायरोनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, स्टार्च के अलावा पायरोनोइड्स में प्रोटीन होता है। एक यहां पे हम आपको बहुत स्पेसिफिक करना चाहते हैं, पायरोनोइड में प्रोटीन जो होता है, और स्पेसिफिक करते हैं बिल्कुल कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाए। पायरोनोइड जो होता है ना, पायरोनोइड की अगर आप बात करें तो पायरोनोइड में सेंटर की तरफ कौन है, एकदम क्लियर कट बना लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाहर की तरफ स्टार्च और सेंटर पे प्रोटीन, सेंटर पे कौन होगा, प्रोटीन। किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो पायरोनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, एकदम क्लियर कट बात कर रहा हूं कि प्रोटीन अंदर और स्टार्च बाहर। सम ये स्टोरेज बॉडीज है, क्या है ये, स्टोरेज बॉडीज है, स्टोरेज इसी के रूप में होता है। और थोड़ी बात इसी में और अगर करी जाए, वो जरा क्या है उसको सुने। सम एल्गी में स्टोर, यानी एक सीधी सीधी बात भैया, इनका स्टोर्ड फूड क्या है, तो स्टोर्ड फूड क्या है इनका, पायरोनोइड्स। क्या है ये, पायरोनोइड्स। दूसरा और कोई स्टोर्ड फूड इनमें बताइए जरा, ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना। ग्रीन एल्गी, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, सम एल्गी में स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है, ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोस। जरा इसको भी समझते, इसको भी समझते, ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एल्गी की, यानी स्पेशली अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी की, तो क्लोरोफाइसी की जो सेल वॉल है ना सर, सेल वॉल, ये इनर जो बनी होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, और जो आउटर बनी होती है यानी बाहर की तरफ जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड पेक्टिन। अगर आपने कभी शैवाल आपके बॉडी में चिपक गया हो, कभी आप नदी वगैरह में नहाने गए हो, या अपने हाथ से कभी छू के देखा होगा, तो काफी स्लिपरी दिखता है। कैसा दिखता है, काफी स्लिपरी होता है, टच करने पे काफी स्लिपरी एहसास होता है आपको। दिस इज द पेक्टिन, और पेक्टिन डिसॉल्व स्टेज में होता है। आप उसे चाहे पेक्टिन कहें या आप उसे पेक्टोज कहें, एक ही बात है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आइए, अगला रिप्रोडक्शन की बात, जो कि हम आपको पीछे समझा चुके हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। अंडरस्टूड है सर, कोई बड़ी बात नहीं यहां पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फैसिलिटेटेड जूस्पोर एंड प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजियम। यानी अगर मैं बात करूं फ्रेगमेंटेशन कैसा कह रहे हैं, वेजिटेटिव पढ़ा चुका हूं पीछे। एसेक्सुअल किससे कह रहा हूं, अब तो पीछे समझा के आया हूं, बस यहां करेक्टर ही बोलना है, बट आदत है हर बार समझाने की, तो फिर से एक बार सुन लीजिए आप। जूस्पोर, जूस्पोर अंदर बनेगा, जूस्पोरेंजिया में बनेगा, और ये इंडोजीनियसली बनेगा। फंजाई में मैंने ये बात आपको बहुत समझाई थी, इंडोजीनियसली बनेगा। कहां बनेगा, अंदर बनेगा, स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा। यहां इसके अंदर बनेगा आपके पास जूस्पोर, ठीक है ना, इसके अंदर बनेगा जूस्पोर, ठीक है ना। चलो, यानी जूस्पोरेंजिया के बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु बनेगा, हिंदी बात करता हूं मैं। Sexual reproduction show considerable variation in the type of formation of sex cell and it may be isogamous, anisogamous and oogamous। यहाँ पे काफी वेरिएशन दिखता है, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि आइसोगैमस कहाँ होता है, पीछे पढ़ाया था यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। एनाइसोगैमस भी आपको पढ़ाया था यूडोराइना। oogamous कहाँ होता है, वॉलबॉक्स में, और फ्यूकस कहाँ था, तो oogamous का अगर एग्जाम्पल होगा तो वॉलबॉक्स यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मेंबर है। आइसोगैमस में यूरोथ्रिक्स हो जाएगा और स्पायरोगायरा हो जाएगा। कुछ जो एग्जाम्पल हैं उनको शामिल कर लीजिए। अब पूरे सारे एग्जाम्पल इनके क्या हैं वो याद करिए। देखिए, एक हमने कोड बना रखा है CCCCSUB, बहुत जगह आपको मिल सकता है, ये मैंने ऐसे सोच के लिया, आप भी सुन लो, हो सकता है कॉपीड भी हो कहीं ना कहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने एक कार का नाम सुना होगा, दिस इज नोन एज SUV। SUV कार बहुत फेमस है आज की डेट में, SUV कार है, ये काफी क्लासिकल लगती है। अब काफी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये चीपेस्ट है, ये कॉस्टली होती है ना। तो क्लासिकल है, बहुत ही कॉस्टली है, कंफर्टेबल है और कार है, यानी कि क्लासिकल, कंफर्टेबल, कॉस्टली कार, SUV, ऐसे याद रखिएगा। फिर से बोल दे रहा हूं, क्लासिकल, कंफर्टेबल, कॉस्टली कार, SUV। C फॉर क्लैमिडोमोनास, C फॉर कारा,
C for chlorella, C for cladophora, S for spirogyra, U for Ulothrix एंड V for Volvox। याद कर लीजिएगा, 4 बार C और SUV, क्लासिकल कंफर्टेबल चीप कॉस्टली कार SUV। प्लीज एक भी एग्जाम्पल मत छोड़िएगा, हमने एनसीईआरटी से उठाया भी है, जैसे क्लेडोफोरा यहां नहीं लिखा है, कहीं और लिखा था तो यहां लाके लिख दिया है। प्लीज बी मेंटेन द ऑल द टॉपिक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, फियोफाइसी। अगर हम बात करें फियोफाइसी की, तो फियोफाइसी का जो स्ट्रक्चर है, ये ब्राउन एल्गी को हम फियोफाइसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी। Member of the Phaeophyceae, this is known as brown algae, are found primarily in marine habitat। मुख्यतया ये कहाँ पाए जाते हैं? खारे पानी में। मुख्यतया कहाँ पाए जाते हैं? खारे पानी में सर। Mainly they are present in the, कौन सा पानी? जल्दी बताना। Mainly they are present in the खारा पानी। Yes, they show great variation in the size and forms। इनमें गजब का वेरिएशन होता है, साइज में और फॉर्म में बहुत जबरदस्त डिफ्रेंशिएशन होता है। कैसे? ये सिंपल ब्रांच हो सकते हैं, बहुत ही साधारण हो सकते हैं, छोटी छोटी शाखाएं हो सकती है, दिस इज कॉल्ड इक्टोकार्पस। फिलामेंटस फॉर्म आपको मिल जाएगी इक्टोकार्पस की। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म नोन एज केल्प, यानी सिंपल आपको इक्टोकार्पस मिल जाएगा, और मे बी बिल्कुल कई ब्रांचेस आपको मिल जाएं, 100 मीटर तक की हाइट का हो जाए, 100 मीटर ऑफ हाइट, 100 मीटर तक का हो सकता है, दिस इज कॉल्ड 100 मीटर, दिस इज कॉल्ड केल्प। ये दोनों बातें आपको मार्क कर लेनी चाहिए। यानी अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बात करूं तो इट इज सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म नोन एज इक्टोकार्पस, एंड ब्रांच फॉर्म्स बड़ी सी केल्प की बात आप कर सकते हैं, और इनकी हाइट 100 मीटर तक काफी बड़ा हो सकता है। दे पजेस क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल। इनके पास क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होगा, कैरोटिनॉइड होगा और जेंथोफिल होगा। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए था और बी था, यहाँ पे ए और सी है और कैरोटिनॉइड है और जेंथोफिल है, इसी वजह से इनका कलर ब्राउन होता है, जेंथोफिल की वजह से, ठीक है ना। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथिन। इनका जो कलर है वो ओलिव ग्रीन से लेके कई कलर का हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है जेंथोफिल पिगमेंट पे और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट पे। कैसा वहां पे दिया हुआ है, क्या है, कौन सा कलर है, इस आधार पे ये काफी हद तक डिवाइडेड होते हैं, काफी हद तक डाइवर्सिफाइड होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, फूड इनका जो है वो कैसा है, तो फूड इज स्टोर्ड फूड। पीछे हमने पायरिनॉइड पढ़ा था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिसे हम लैमिनेरियन या मैनिटॉल कहते हैं। तो इनका फूड जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यानी स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लैमिनेरियन या मैनिटॉल। अगला सवाल, वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक वॉल। जो वेजिटेटिव सेल है उनके पास सेलुलोजिक वॉल होती है, और उनके बाहर की तरफ एक जिलेटिनस कोटिंग होती है, जिसे एल्जिन कहते हैं। आपको याद आया, ब्राउन एल्गी में हमने एल्जिन पढ़ा था। ये वही एल्जिन है जिसमें पानी रिटेन करने की क्षमता होती है, जिसे हम हाइड्रोकोलाइड्स कहते हैं। पीछे आपको पढ़ाया हूं, हाइड्रोकोलाइड्स कहते हैं, इसे एल्जिनिक एसिड भी कहा जाता है। तो सेल वॉल के बाहर आपको यह मिल जाएगा। द प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? आप सेल वॉल हटा दीजिए, जो कुछ बचता है उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट कंटेन एडिशन टू प्लास्टिड इज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। अगर आप देखें तो प्रोटोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट के अलावा सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल मिलेगी और न्यूक्लियस मिलेगा। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल इन प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? सेल वॉल हटा देने के बाद जो बचता है उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो अब अगला पॉइंट, मेन प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू सबस्टेटम। मैंने आपको अभी बना के दिखाया था कि जो इनका मेन प्लांट बॉडी होता है वो सबस्टेटम से अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट, और एक स्टाक जैसी संरचना होती है जिसे हम स्टाइप कहते हैं। पीछे पढ़ा के आया हूं, दिस इज कॉल्ड होल्ड फास्ट, जिससे ये अटैच रहते, चिपके रहते। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, मैं बार बार बोला तो था लेकिन दबी जुबान में बोला था, क्योंकि आप कल को कहोगे सर लीफ लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर यहां होता नहीं, बस जो लिखा है वो सुन लीजिए। लीफ लाइक संरचना आपको दिख रही है, बट आप तब तक नहीं कहेंगे जब तक फ्रॉन्ड के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा।
तो थर्ड इज द फ्रॉन्ड। क्या है ये? फ्रॉन्ड। ठीक है ना? क्लियर बच्चों? यस। तो एल्जिन क्लियर कर लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लेमिनारिया और मैनिटॉल भी क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रोटोप्लास्ट अगर हम देखें, सेल वॉल को हटा दें उसके बाद, तो सेंट्रली लोकेटेड आपको मिलेगा वैक्यूल और न्यूक्लियस एज वेल। ओके, अगर इनकी प्लांट बॉडी को देखेंगे तो होल्ड फास्ट आपको मिल सकता है, इस टाइप मिल जाएगा जो कि स्टॉक है, और फ्रॉन्ड मिल जाएगा जो कि लीफ लाइक संरचना है और फोटोसिंथेसिस भी करता है। वेजिटेटिव प्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, कई बार पीछे बता चुका हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज डन बाय बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर दैट आर पेयर शेप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जूस्पोर का शेप कैसा है? नाशपाती के आकार का, पेयर शेप का होता है। हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। जो इनका जूस्पोर है ये पेयर शेप का होता है, और इनके पास टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं। यानी ऊपर जो भी हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें आप बात कर रहे थे क्लोरोफाइसी की, वहां पे जो फ्लैजेला था वो कैसा था? दिस इज द फ्लैजेला इज एपिकल, लेकिन इनका दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला होता है, लेटरली अटैच्ड है ना, तो लेटरल पोजीशन पे आपको मिलेगा ये। नाशपाती के आकार का आप कर सकते हैं, पेयर शेप का आप शेप इसको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे की बात करें तो अनइक्वल फ्लैजेला, ऊपर जो क्लोरोफाइसी पढ़ा वहां 2 to 6 फ्लैजेला होते हैं, और एपिकल फ्लैजेला होते हैं। कैसे होते हैं? एपिकल फ्लैजेला होते हैं। यहां पे अगर आप फ्लैजेलेटेड देखें तो यहां पे एपिकल हैं, एपेक्स पे होते हैं, मैं बना के आपको दिखाया भी था। दिस इज एपिकल फ्लैजेला, कितना? एपेक्स पे। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अगला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई आइसोगैमस, यानी दोनों गैमेट सेम होंगे। एनाइसोगैमस यानी दोनों गैमेट डिफरेंट होंगे। ऊगैमस फीमेल लार्ज नॉन मोटाइल एंड मेल स्मॉल मोटाइल। यूनियन ऑफ गैमेट मे बी टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द ऊगोनियम। दिस ऊगैमस जो स्पीसीज होंगी तो हो सकता है ये पानी के अंदर या फिर हो सकता है ऊगोनियम में। ये पॉइंट थोड़ा एडिशनल हो रहा है, ये बात याद रखिएगा, याद आता नहीं है जल्दी कि ऊगोनियम के अंदर भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो याद रखिएगा। गैमीट्स आर पायरीफॉर्म्ड या पेयर शेप, तो इनका जो जूस्पोर था वो भी पायरीफॉर्म और पेयर शेप का था, और वो भी दो लेटरली फ्लैजेला थे, और इनके याद रखिएगा इनके गैमीट में भी 2 लेटरल अटैच्ड फ्लैजेला होंगे। इनके जूस्पोर में भी 2 लेटरल अटैच्ड फ्लैजेला थे, लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला थे। बात अगर समझ में आ रही है तो ये बात याद कर लो। अब जैसे मान लीजिए ये इनका गैमीट है, तो लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला की आप बात कर लो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। और ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो फिर जाइगोट बनाएंगे, दैट्स ऑल। अब एग्जाम्पल की बात आती है सर, तो इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सार्गासम एंड फ्यूकस कैसे याद करेंगे? सेल्फ डिफेंस से। कैसे? सेल्फ डिफेंस। कैसे? SELF, S फॉर सार्गासम, E फॉर इक्टोकार्पस, L फॉर लैमिनारिया, F फॉर फ्यूकस एंड D फॉर डिक्टियोटा। दिस इज अ सेल्फ डिफेंस। नेक्स्ट, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी की अगर बात करी जाए तो दिस इज कॉल्ड रेड एल्गी। क्या बोलते हैं आप इसको? रेड एल्गी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? रेड एल्गी। ठीक है ना, नोट करना जरा। दिस इज कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। The member of Rhodophyceae are commonly called red algae because of predominance of the red pigment. This is called phycoerythrin. पीछे जंथोफिल याद आया? यहाँ पे phycoerythrin, R phycoerythrin, R for red. Majority of the red algae are marine. Generally ज्यादातर इन कैसे हैं? रेड एल्गी मैराइन है, विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। थोड़ा सा वार्म एरियाज में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। दे अकर इन बोथ well lightened region to the upper surface and great depth in the ocean where relatively little light penetrance। यानी कि अगर well lightened region है, पर्याप्त लाइट है, तो वहां पे भी ये मिलेंगे, और अगर लिटिल लाइट है
कम लाइट उपलब्ध है तो वहां पे भी मिलेंगे। दोनों जगह ये पाए जाएंगे, यानी अंदर भी और ऊपर भी, दोनों जगह आपको मिल जाएंगे। तो रेड एल्गी कहते हैं। कलर आर फाइकोइथिन, मेजॉरिटी या प्रिंसिपली मुख्यतः खारे पानी में पाए जाते हैं, गर्म एरियाज में पाए जाते हैं, वेल लाइटेड रीजन यानी सरफेस पे भी मिल जाएंगे, यानी जहां पे लाइट पर्याप्त होगी, और वैसे तो रेड एल्गी काफी डीप में पाए जाते हैं, काफी अंदर आपको मिलेंगे। ब्राउन एल्गी थोड़ा यहां मिलेंगे और क्लोरोफाइसी यहां मिलेंगे। ये बात इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे सबसे पहले क्लोरोफाइसी, देन ब्राउन एल्गी और देन रेड एल्गी हमको मिलता है। नेक्स्ट, अगर इनके थैलाई की बात करेंगे, इनके थैलस की बात करेंगे, तो इनका जो रेड एल्गी मुख्यतः है वो क्या होता है? रेड एल्गी आर मेनली मल्टीसेलुलर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, मेनली मल्टीसेलुलर। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ के पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, डिटेलिंग आपको नहीं पढ़नी, जैसे पॉलीसाइफोनिया वगैरह में। ये कुछ चीजें छुपा लेना है, जहां पे सवाल नहीं बनता तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं डिटेल में, है ना। तो पॉलीसाइफोनिया में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। द फूड इज स्टोर्ड एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। सबसे पहले पायरिनोइड, क्लोरोफाइसी, देन दूसरा क्या मिला? जेंथोफिल यानी ब्राउन एल्गी में ग्लेमिनेरिया और मनीटॉल, यहां पे फ्लोरिडियन स्टार्च, ये स्टार्च नहीं है याद रखिएगा, विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन द स्ट्रक्चर। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्क करते हैं। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि मुख्यतः सिमिलर किसके है? एमाइलोपेक्टिन के और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में। केमिस्ट्री में आपने इसका स्ट्रक्चर जरूर पढ़ा होगा। रेड एल्गी आर रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, तो चाहे क्लोरोफाइसी हो, चाहे फियोफाइसी हो, चाहे रोडोफाइसी हो, सब फ्रेगमेंटेशन से ही रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव वाला। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके पास नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं अगेन, और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट। ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। अगर आप इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है ये तो स्पोर से होता है, तो दिस इज डन बाय नॉन मोटाइल स्पोर, यानी ऐसा स्पोर होता है जो नॉन मोटाइल है। लेकिन अगर आप बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ये नॉन मोटाइल गैमीट की वजह से होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया नॉन मोटाइल गैमीट। बड़ा अच्छा लिखा है एनसीईआरटी ने, यहाँ पे म्यूजिकल लग रहा है सुनने में, नॉन मोटाइल गैमीट। फाइनल टर्म दे देते हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, क्या है ये? oogamous एंड accompanied बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट की पूरी डिटेलिंग तो नहीं है आपके सिलेबस में, बस ये याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का है, एक फीमेल बड़ी है नॉन मोटाइल है और मेल छोटा है वो भी नॉन मोटाइल है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मोटाइल कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है और इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। आप डिटेल में चाहें तो पढ़ लें, बट कोई सवाल आता नहीं है। चित्रांशिया लार्वा वगैरह बनता है रेड एल्गी में, जो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बट वो सब आप सिलेबस में आपके है नहीं। ओके, द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरिया, ग्रेसिलेरिया एंड जेलाडियम। कैसे याद करेंगे? पीजी का नाम आपने सुना होगा, तो पीजी दो बार लिख लो, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, जेलाडियम, पीजी। अब फाइनल टर्म एक बार और देते हैं सर कंपैरिजन करके। डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टर। क्लास कौन सा क्लास है? क्लोरोफाइसी नंबर 1, दूसरा फियोफाइसी और तीसरा रोडोफाइसी। तीनों के बारे में एक बार मुख्य समाचार फिर से सुन लें। कॉमन नेम क्लोरोफाइसी का ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी का रेड एल्गी, ठीक है ना। मेजर पिगमेंट, इसमें क्लोरोफिल ए और ए बी है, क्लोरोफिल है ए बी, इसमें ए सी है और इसमें ए डी है। तो ए के बाद यानी ए बी पहले मिलेगा, फिर सी मिलेगा, फिर डी मिलेगा, रटना नहीं है ना। यहां पे फिकोजंथिन और यहां पे फाइकोइरिथ्रिन, प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड कलर। क्लियर आया? स्टोर्ड फूड, स्टार्च, या आप चाहें तो पायरिनोइड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऑयल भी लिख सकते हैं सर। अगर बात करें फियोफाइसी में तो मैनिटॉल एंड लेमिनेरिया, एनसीईआरटी में लिखा था कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अगर अगला बात करें तो फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ये बात भी पीछे हुई है अभी। सेल वॉल की बात करें तो इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, इनकी सेल वॉल सेलुलोज एंड एल्जिन की बनी होती है,
जबकि इनकी सेल वॉल सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। यहां तक आते आते आप इतना थक जाते हैं कि इसको छोड़ देते हो, तो छोड़िएगा मत। जो रेड एल्गी की सेल वॉल बनी होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। और ब्राउन एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है। फ्लैजेला की बात करें तो 2 से 8 एपिकल फ्लैजेला एपेक्स पे पाए जाते हैं। एपिकल फ्लैजेला, 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजेला फियोफाइसी में, और रोडोफाइसी में कोई फ्लैजेला नहीं होता। क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर में मिलेगा, ब्रैकिस वाटर मिलेगा और सॉल्ट वाटर। ब्रैकिस वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का मिक्सचर आप कह लीजिए। फियोफाइसी रेयरली मिलता है आपको फ्रेश वाटर में, ब्रैकिस वाटर और सॉल्ट वाटर में जनरली मिल जाएगा। रोडोफाइसी, सम एल्गी प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर, और बाकी मोस्टली आपको सॉल्ट वाटर में या ब्रैकिस वाटर में मिल जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर योर एल्गी, उनका कंपैरिजन, उनकी पूरी स्टडी। और यहां पे सवाल खूब बनता है, याद रखिएगा, जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगले वीडियोज में आपसे फिर से मुखातिब होंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।